नमस्कार। 15 अगस्त की एक बार फिर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज का ये शो बहुत स्पेशल है। आज लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल दूसरे अंदाज में थे। 104 मिनट की अनइंटरप्टेड लगातार 1 घंटा 44 मिनट लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। 12 साल के इनके कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटा 44 मिनट तक भाषण दिया लाल किले के प्राचीर से। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो भाषण के बहुत बड़े पुरोधा हैं और भाषण देने में उनका कोई जोर नहीं है। ये बात ठीक भी है, बहुत हद तक भाषण देने में उनका कोई जोर नहीं है। लेकिन आज का लाल किले के प्राचीर से ये भाषण भूतो न भविष्यति है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज तक किसी ने ये सोचा नहीं होगा, किसी ने ये किया नहीं होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया, और बड़ी मजबूती से किया, सीना ठोक कर किया। वैसे तो बहुत सारी विवेचनाएं हो सकती हैं प्रधानमंत्री के आज की भाषण की, लेकिन कुछ बिंदुओं पर ही मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा और आप इससे सहमत होंगे। सबसे बड़ा जो कैचलाइन था आज के भाषण में, ये आया 1.5 घंटे के बाद। 1.5 घंटे पहले ये भाषण में ये तथ्य सामने नहीं आया, जो 1.5 घंटे के बाद आया। बड़ा ही दिलचस्प है और इसको लेकर के सांप लौट रहा होगा जिन्होंने भी उनके भाषण को सुना होगा 1.5 घंटे के बाद। उसके पहले भी बहुत जबरदस्त सब बात की है, सबका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन 1.5 घंटे के बाद जो उन्होंने एक जिक्र किया, जिसके बारे में निश्चित रूप से एक वर्ग ऐसा है जिसके सीने पे, कलेजे पे सांप लौट गया होगा और आज उनको नींद नहीं आएगी। ऐसा कह दिया प्रधानमंत्री ने, ऐसा कहने की हिम्मत कर दिया उन्होंने। ये क्या कहा उन्होंने? कहना क्या चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी की परवाह नहीं की मित्रों। डंके की चोट पर प्रधानमंत्री ने वो बात कह दी जो बात कहने में हिचकिचाते हैं बहुत लोग, शर्माते हैं बहुत लोग, खुद को लिबरल दिखाने के चक्कर में, खुद को अजीब तरह के समावेशी दिखाने के चक्कर में स्पष्टता से अपनी बात रखते नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री में कुछ बात ऐसी तो है जिसकी वजह से ये व्यक्ति लगातार तीसरी बार लाल किले के प्राचीर से, मतलब अपने टर्म के 12वीं बार, और लगातार तीसरी बार अपने प्रधानमंत्रित्व काल को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ा है और 2026 में ये पंडित नेहरू के भी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। कुछ तो छल बल से बन गए थे और कुछ बाद में, ठीक है, वो उसमें भी छल बल हुआ। कोई इलेक्टोरल प्रोसेस से ये लोग, जिनके नाम से ये रिकॉर्ड है, ये इलेक्टोरल प्रोसेस से चुन करके नहीं बने। ये छल बल करके प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंचे और प्रधानमंत्री की कुर्सी एक प्रकार से हथियाई। और इसे कहने में बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए, बड़ी स्पष्टता से इस बात को रखना चाहिए। साक्ष्य के आधार पर मैं कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, जिसका जिक्र एक बार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सदन में भी किया है। तो जो बात सत्य हो, सत्य कहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पत्रकार हैं, हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये असत्य, कई बार सत्य बहुत कड़वा होता है तो कड़वे सत्य से बचना चाहिए। नहीं, ये लिजलिजापल करने की जरूरत नहीं है। जो बात सच है उसे कहना चाहिए और डंके की चोट पर कहना चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किला के प्राचीर को चुना उस वक्तव्य को कहने के लिए, अद्भुत। और मैं कह रहा हूं कि इस पर बड़े बड़े शूरमा की निगाह जाएगी।
और जिसके बारे में कहा गया तो उनकी तो आज समझिए कि बल्ले बल्ले है, पौ 12 है। ये कल्पना उन्होंने भी नहीं किया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से ये बात कही और मैंने जो आपको बताया कि जो बाकी लोगों ने जो अपना टेन्योर पूरा किया छल-बल के साथ, बन गए और फिर छल बन करके वो बने रहे इतने दिनों तक, वो 2026 में प्रधानमंत्री हो सकता है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दें। तोड़ेंगे ही, उसकी अधिक संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा, बाकी का ज़िक्र मैं करूँगा ही। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी खपा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता, मानने वाले, जानने वाले, साथ चलने वाले, कदमताल करने वाले लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी खपा दी एक ही उद्देश्य में, और वो उद्देश्य था भारत निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, देश के निर्माण का। ये प्रधानमंत्री ने कहा लाल किला के प्राचीर से। मुझे याद है संभवतः वाजपेयी जी ने भी एक कभी जिक्र किया था, लेकिन वो इशारों में होगा। अभी मैंने देखा नहीं उनके भाषण को, कहीं ढूंढूंगा तो जरूर मिल जाएगा, आप सब भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन आज 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने, चाहते तो वो 99वें साल में भी बोल सकते थे, जब वो प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला तब भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। आज प्रधानमंत्री ने 100 वर्ष पूरे जब होने जा रहे हैं, पूरे हो चुके हैं, ये सहस्राब्दी वर्ष है आरएसएस का, उस वक्त उन्होंने लाल किला के प्राचीर से पूरी मजबूती से, और जो टोन एंड टेनर था, जो गंभीरता थी, वाणी की जो गंभीरता थी, वो भी अविस्मरणीय थी और अद्भुत थी। बड़ी मजबूती से दुनिया को संदेश दे रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र निर्माण के कार्य में निर्बाध गति से लगा हुआ है। ये एक्नॉलेजमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला के प्राचीर पर करना एक निजी संस्था के बारे में, ये अद्भुत है मित्रों। ये कोई स्वयं सेवक ही कर सकता है, जिसे ये परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि जो सत्य है उसको कहने के लिए जगह कोई भी चुना जाए, समय कोई भी चुना जाए, सब उपयुक्त है। अगर वो बात सत्य है तो किसी भी जगह पे कहा जाए, किसी भी वक्त में कहा जाए, उपयुक्त है। बहुत सारे तिकड़मी कह सकते हैं लोग कि नहीं, जगह ठीक नहीं था, समय ठीक नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने जगह भी उपयुक्त चुना और समय भी उपयुक्त चुना। वो जगह लाल किला का प्राचीर आपका मस्तक है, हमारे देश का मान है। तब से, जब से 1947 से, जब से पंडित नेहरू ने उस जगह से प्रधानमंत्री बन करके तिरंगा फहराने की परंपरा की शुरुआत की, तब से वो भारत का गौरव स्थल है। और उस गौरव स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की सराहना के पुल बांध दिए। आरएसएस के त्याग, तपस्या और समर्पण को पूरी तरह से एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया, दुनिया को बताया। जो दुनिया शायद नहीं जानती होगी उसे भी समझाया। वैसे तो ऐसे दुनिया में कोई वर्ग नहीं है, कोई दुनिया की सरकारें नहीं है जो आरएसएस के बारे में नहीं जानती हो, लेकिन जिनको हो सकता है कि अनभिज्ञता हो,
उनको भी संदेश दिया प्रधानमंत्री ने। आरएसएस क्या है, ये साफ-साफ प्रधानमंत्री ने कहा। मित्रों, ये बात उन्हें सोने नहीं देगी, जो आरएसएस को लेकर के पिछले 100 वर्षों से लगातार दुष्प्रचार में लगी हुई है। वो संगठनें, वो व्यक्ति समूह लगातार आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार में लगा हुआ है। वो कैसे सो पाएंगे आज? उनको नींद कैसे आएगी? वो तो बड़े-बड़े आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे। विदेशी अखबारों में ये चल रहा होगा कि हम वॉशिंगटन पोस्ट में कैसे क्या लिखें जो वहां छप जाए कि प्रधानमंत्री ने मर्यादा का हनन कर दिया, 15 अगस्त की मर्यादा का हनन कर दिया, कि आरएसएस की सराहना कर दी, आरएसएस की तारीफ कर दी। आज तो बड़ी-बड़ी प्रतिक्रियाएं चलनी शुरू हो गई होंगी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बौद्धिक विमर्श का की कुर्सी सज गई होगी और विस्की के बोतल खुल गए होंगे। आज तो खैर निषेध है, ड्राई डे है, तो कल खुल जाएगा। कल शनिवार है, परसों खुल जाएगा, रविवार है। शनिवार और रविवार को बहुत सारे देश के क्लब में आप देखेंगे कि विस्की के बोतल खुलेंगे और उस विस्की के बोतल के टेबल पे यह चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री हाउ डेयर, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि लाल किला के प्राचीर से उन्होंने आरएसएस के समर्थन में, आरएसएस की सराहना में इतने शब्दों को बोल दिया। ये चर्चा शुरू हो जाएगी, खान मार्केट गैंग एक्टिव हो जाएगा और आलोचना के ऐसे कोई आधार नहीं छोड़ेगा जो आज तक 100 वर्ष से उनके पुरखे करते आए हैं। पीढ़ियां खप गई, एक तरफ आरएसएस राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक पीढ़ियां खप गई राष्ट्र आरएसएस को दुत्कारने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को एक ऐसा संगठन बतलाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए कि ये तो फोड़क है, ये तोड़क है, ये समाज तोड़क संगठन है। इसके लिए बोतलें खुलती रही हैं, बोतलों का दौर चलता रहा है और मेरी इन 2 आंखों ने ऐसे बोतलों वाले टेबल को खूब ध्यान से देखा है। दिल्ली की चौकड़ी में देखा है, अलग-अलग शहरों की चौकड़ी में देखा है। मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैंने उन बेईमानों को अपनी आंखों से देखा है, जो इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक भ्रष्ट हैं, जो बौद्धिक बेईमान हैं, जो तथ्यों पर बात नहीं करते, साक्ष्यों पर बात नहीं करते, ऐतिहासिक साक्ष्य पर बात नहीं करते, वो झुठलाते हैं। ऐसे बौद्धिक बेईमान, ऐसे बौद्धिक भ्रष्ट, चाहे वो शहर मुंबई हो, चाहे वो शहर बेंगलोर हो, चाहे वो शहर नागपुर हो, चाहे वो शहर लखनऊ हो, चाहे वो शहर दिल्ली हो और पटना हो, कोलकाता तो खैर परंपरागत रूप से है। मैंने इन शहरों में देखा है उन बौद्धिक लोगों को जो खुलेआम आरएसएस की आलोचना के लिए पानी पी पी करके, और खाली पानी नहीं पीते हैं, मैं जैसा कहा ना कि ये जो आलोचक वर्ग हैं, इनका रिश्ता विस्की से बड़ा अच्छा है। बिना विस्की के ये फिर बौद्धिक विमर्श इनमें आता नहीं है। आज तो ये कल के आप इंतजार कीजिए और मैं उन सभी लोगों को ये आग्रह कर रहा हूं, मैं कुछ क्लब का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन क्लबों में चले जाइए, कल शनिवार के दिन, चाहे दिन में चले जाइए, संध्या को चले जाइए। देश के बड़े नामी-नामी क्लबों के बारे में बता रहा हूं मैं। मुंबई के क्लब में, दिल्ली के क्लब में और इन क्लबों में जाइए, विस्की खुलेगा और इसी बात पर चर्चा होगी। इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि 1 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया रोजगार के लिए। इस बात की चर्चा नहीं होगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दुनिया को सीधा धमकी के अंदाज में संदेश दे दिया प्रधानमंत्री ने कि खबरदार, भारत की तरफ आंख दिखाने की जरूरत मत करो। और कह दिया कि हम सुदर्शन चक्र का कवच तैयार कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र का, हालांकि उसमें एक कैच लाइन है जिस पर मैं
मैं अपने तरीके से प्रधानमंत्री तक संदेश जरूर पहुंचा दूंगा कि उसमें जो डिजिटल अरेस्ट करने की जो बात होगी उस पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा प्रधानमंत्री जी। वो गेट्स का भी एक एजेंडा है, लेकिन खैर वो एक अलग विषय है। सुदर्शन चक्र से भारत की रक्षा का मजबूत कवच तैयार करने की बात प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से की और सीधा ट्रंप को संदेश भेज दिया कि ये आसिम मुनीर को ज्यादा भड़काने की जरूरत नहीं है और अपने मिट्टी पर बुला करके दो कौड़ी फेंक करके पैसे के टुकड़े डॉलर के टुकड़े पर उससे जो मर्जी जो बयान उगलवा रहे हैं आप जरा सा पजामे में आ जाइए। कोई आपसे डरने वाला यहां नहीं है और पाकिस्तान को तो साफ साफ संकेत दे दिया कि दोबारा न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। और तुम्हारी न्यूक्लियर धमकी के सामने मोदी चट्टान बन के खड़ा है और ध्वस्त कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साफ साफ संकेत है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये जो जल संधि थी वो जल संधि खत्म हो चुकी है और अब हम अपने जल का प्रयोग भारत निर्माण के लिए करेंगे, बिजली निर्माण के लिए करेंगे, सिंचाई के लिए करेंगे, जो करना होगा हम करेंगे। तुम कौन हो? साफ कह दिया। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई दीपावली पर हम जीएसटी का एक बहुत जबरदस्त तोहफा देने वाले हैं, आप इंतजार करते हैं दीपावली का। लेकिन आप देखिए कि 2016 में नोटबंदी हुई थी और उस वक्त कहा गया था कि प्रधानमंत्री के की पॉपुलैरिटी में बहुत नुकसान होगा, इससे बहुत हद तक हुआ भी था। लेकिन जिस प्रकार से मोदी ने अपने काम से भरोसा गेन किया, आप भले ही आलोचना कर लीजिए मोदी की, लेकिन मोदी की जगह अगर कोई दूसरा नेता इस तरह की घटना करता, मैं नहीं समझता हूं कि उसमें यह साहस होता कि नोटबंदी के बाद जो देश भर में गुस्सा था, उस गुस्से को अपने पक्ष में मोदी कर लेते और लोगों में यह भरोसा जतला पाते कि गलती हो सकती है मुझसे, लेकिन मेरी नीयत ठीक है। मैं काले धन पर नियंत्रण करना चाहता हूं, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी को हथियार बनाना चाहता हूं। इसी टेक्नोलॉजी के बल पर वेस्ट हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हम उन्हें पीछे छोड़ेंगे और हम अपना सब कुछ निर्माण करेंगे। आज मैं देख रहा था एक जोहो.com आ गया है और वो भारत सरकार उसका प्रयोग कर रही है। वो कह रहे हैं अब भारत सरकार अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो भारत बोस है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर भी काम कर रही है। ये संकेत क्या है? आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत बनाने की दिशा में तकनीक को स्वदेशी और स्वावलंबी दोनों बनाना है। प्रधानमंत्री तकनीक को स्वदेशी भी बना रहे हैं और उस तकनीक पर अपना स्वावलंबन भी खड़ा कर रहे हैं। ये साफ हो गया है। इसलिए तकनीक में जो तकनीकी मास्टर्स थे, वो जो हमारी बाह को मरोड़ रहे थे, गेट्स जैसे दलाल और लाइजनर, अब उसकी चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक तरह से ये संकल्प ले लिया है कि हम अपना तकनीकी नेटवर्क खड़ा करेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाएंगे। ये अद्भुत बात है मित्रों। लेकिन विस्की खोलने वालों को इन सब बातों पर चर्चा नहीं होगी। वो 1 लाख करोड़ का जो पैकेज है युवाओं के लिए, उस पर चर्चा नहीं होगी। सुदर्शन चक्र के कवच बनाने पर चर्चा नहीं होगी। जीएसटी का तोहफा मिलने वाला, उस पर चर्चा नहीं होगी। न्यूक्लियर धमकी को खारिज कर दिया, चर्चा नहीं होगी। जल संधु पर बात हुई, उस पर चर्चा नहीं होगी। लखपति दीदी पर बात नहीं होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है, उस पर विस्की पर जरूर चर्चा होगी। ये 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक तो आरएसएस का जिक्र और दूसरा बड़ी तेजी से, और ये बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि क्यूबाइड नेटवर्क की बात को सुन लिया प्रधानमंत्री ने। इस पर हमने एक डिटेल इसके पहले कार्यक्रम किया था
कि कैसे भारत की डेमोग्राफी बदल रही है और खास तौर से अभी जो जहां चुनाव होने वाले हैं बिहार में, बंगाल में और झारखंड में, इन तीनों जगह डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों में बड़ी तेजी से झारखंड में जो ट्राइबल आबादी है उसमें जो घुसपैठिए हैं, भारत के नहीं, जो घुसपैठिए हैं, उनकी दखल बढ़ रही है, अकलियत कम्युनिटी की है। मैं उसे अपने भारत देश की अपने अकलियत कम्युनिटी से जोड़ करके नहीं देख रहा हूं, नहीं देखना चाहिए, आप भी मत देखिएगा। जो बाहर के घुसपैठिए हैं, वो धर्म परिवर्तन करा करके हमारे यहां ट्राइबल के साथ अन्याय कर रहे हैं। उसी तरीके से बिहार में जो सीमांचल का इलाका है, उसमें बड़ी तेजी से बदलाव हुए। बंगाल में तो खैर दीदी ने जो किया है, वो कहना मुश्किल है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारे जो अपने मुस्लिम भाई बहन हैं, उनसे तो कोई बैर नहीं, उन पर कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये दूर रहें। इस तरह की जब भी बात आए, तो लोग जो हमें सुनने वाले हैं, वो इस तरह की शंका बिल्कुल ना पालें, बिल्कुल भी नहीं पाने। आप हमारे अपने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बार-बार मुझे बोलना उचित नहीं लगता। लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, वो एक षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं। उसमें डीप स्टेट इन्वॉल्व है, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, जो भारत को डिस्टेबलाइज करो। वो हमारे यहां हमारे मुसलमान भाई बहनों की रक्षा नहीं करने आ रहे हैं, उनका भी हक खाएंगे, उन्हें भी परेशान करेंगे, जैसे वो बाकियों को परेशान करेंगे। तो ये उनके भी दुश्मन हैं, लेकिन एक खास इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है, जो ह्यूमैनिटी के नाम पर उसको समर्थन करे। और वो इकोसिस्टम को सपोर्ट है इंटरनेशनल उस एजेंसी की, इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं। इस पर मैं अलग से एक कार्यक्रम करूंगा फिर। उस डीप स्टेट का मतलब क्या है, वो डीप स्टेट कैसे उसको मदद करता है, इसकी तरफ प्रधानमंत्री ने बड़ी सख्ती से लाल किला के प्राचीर से कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ संकेत है। मैंने आपको पहले बताया था कि किस प्रकार से बिहार में एक होम सेक्रेटरी वर्षों तक होम सेक्रेटरी बने रहता है और कैसे उनके कार्यकाल में ये डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने करवाए हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में बड़ी तेजी से यह बदलाव हुआ है, तो शंका तो जाएगी ही जाएगी। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में है, तो बीजेपी को यह काम करना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ये बात कह रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के निशाने पर ये सारे लोग नहीं होंगे। ब्यूरोक्रेट जरूर होंगे प्रधानमंत्री के निशाने पर। तो ये जो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आरएसएस के बारे में टिप्पणी, और दूसरी इस डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में जो टिप्पणी प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से की है, उसके बाद जो बौद्धिक भ्रष्ट मैं उसे कहता हूं, जो तथ्यों पर साक्ष्यों पर बात नहीं करते हैं। कुछ बातें उनकी सही हो सकती हैं, लेकिन जो तथ्यों पर साक्ष्यों को झुठलाते रहते हैं, लगातार आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश किए हैं, उनके लिए साफ साफ सबक है कि अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। आप प्रचार करते रहिए, कुप्रचार करते रहिए, लेकिन हम लाल किला के प्राचीर से भी उस संगठन की सराहना करने से नहीं चूकेंगे। ये संदेश दे दिया। हालांकि बहुत सारे लोग अभी ये कहेंगे कि संघ के सामने नतमस्तक हो गया मोदी, सरेंडर कर दिया मोदी ने संघ के सामने, संघ का डंडा चल गया। ये सारी बातें देखने को मिलेगी, आपको चिंता मत कीजिए। ये बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन डंडा वंडा नहीं चला। संघ और मोदी के बीच में रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। तो लोग कहेंगे कि अभी संघ का डंडा चल गया, संघ ने मनवा ली अपनी बात को, और अब ये संकेत है कि हमारे रास्ते पर चलो, हमारी बात सुनो, इसलिए प्रधानमंत्री ने सराहना की। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री 100% स्वयंसेवक हैं। अगर संघ नहीं होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए कोई ये बात गलतफहमी फैलाने की कोशिश ना करे। संघ के आधार पर ही मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। याद कीजिए वो दिन जब आडवाणी जी ने खुली बगावत कर दी थी, तब कौन खड़ा था मोदी के पीछे?
केवल और केवल मात्र संघ। संघ ने कहा कोई बात नहीं, आडवाणी जी नहीं आएंगे कार्यक्रम में, कोई बात नहीं, मोदी का नाम तो घोषित होगा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। यह है संघ, यह है संघ। उस संघ की बगावत करेंगे मोदी, इसकी कल्पना भी मत कीजिए। और आज जो मोदी ने लाल किला के प्राचीर से जो बात कही है, वो पुष्टि है कि मोदी के मन में संघ के प्रति जो श्रद्धा भाव है, उसे बाकी नेता भी को भी समझ लेना चाहिए। कुछ नेता हैं, नड्डा जी जैसे लोग बोलते रहते हैं, संघ अब हमें संघ की जरूरत नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सब अनर्गल बातें हैं। तो आज मोदी के लाल किले के प्राचीर से जो मोदी ने कहा है, बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी। और ऐसा कह दिया है, ऐसा कर दिया है जो आज तक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने संघ के बारे में इस तरह से लाल किला के प्राचीर से नहीं कहा था। मौका भी ठीक चुना और जगह भी ठीक चुना और वक्तव्य तो सटीक था ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।